तो नमस्कार। ऑनलाइन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी जो हिंदी व्याकरण की जो क्लास है उसमें हम समास प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं। समास प्रकरण की बात हम करें तो हमारे जितने भी टीचर्स एग्जाम है जिसमें रीट, सीटेट और टेट या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जितने भी टीचर से संबंधित एग्जाम होते हैं वहां पर समास का एक या दो प्रश्न अति आवश्यक पूछे जाते हैं। एलडीसी की बात करूं तो पिछली एलडीसी हुई थी उसमें सीधा विद्या के लिए पूछा गया प्रश्न था और उसके अलावा और भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। एसआई की बात करूं वहां भी समास का टॉपिक लगता है। उसके साथ साथ मैं बात करूं हमारे जो स्कूलिंग सेशन की बात अगर करी जाए तो स्कूलिंग में हम कक्षा 9th और 10 की जो व्याकरण है वो छोटी कक्षाओं वनस्पत थोड़ी सी वो लेवल थोड़ा सा हाई है और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं उससे भी हाई लेवल की अपने समास पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा 9th और 10 के स्टूडेंट भी यहाँ पर समास का टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर इस टॉपिक का आनंद ले सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक है समास। देखिए समास के बारे में अगर हम बात करें कि समास की आवश्यकता क्यों पड़ी हिंदी व्याकरण में पढ़ने की, तो सबसे पहले मैं आपको वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम शब्द संरचना पढ़ते हैं तो शब्द संरचना की जो इकाई है, शब्द संरचना की जो इकाई है वो चार प्रकार की इकाई होती है जिससे शब्दों की रचना होती है। जब हमने व्याकरण पक्ष को पढ़ा था तो व्याकरण पक्ष को हम मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है व्युत्पत्ति पक्ष और दूसरा होता है आपका व्याख्यात्मक पक्ष। व्युत्पत्ति पक्ष का तात्पर्य क्या है कि हमें शब्दों की संरचना करनी है, यानी शब्द संरचना को व्युत्पत्ति पक्ष कहा जाता है और उन्हीं शब्दों की जब हम व्याख्या करते हैं पद परिचय के माध्यम से उन्हें हम व्याख्यात्मक कहते हैं। तो जैसे हम शब्द संरचना पढ़ते हैं तो शब्द संरचना के अंतर्गत हम चार प्रकार के शब्दों का अध्ययन करते हैं जिससे हिंदी व्याकरण में नए नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधि और दूसरे रूप में हम पढ़ते हैं आपका समास। तीसरे शब्द की बात करें हम तो हम पढ़ते हैं उपसर्ग और चौथे प्रकार की हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रत्यय। ये चारों ही जो प्रकरण आपको दिखाई दे रहे हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द संरचना की ये चार मुख्य रूप से इकाई होती है। इन शब्दों से क्या करते हैं हम, संधि से बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और समास से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व लगकर क्या करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी एक शब्दांश होते हैं, वो भी शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये जो चार इकाइयां हैं वो हिंदी व्याकरण में शब्दों की रचना करती है। संधि तो हमने विस्तृत तरीके से हमने 20-22 वीडियो के जो लगभग 20-25 मिनट के जो 20 सेशन है उस सेशन में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर आप ऑनलाइन एजुकेशन हब पर विजिट करके पूरी संधि को आप और शानदार और जानदार संधि को आप ट्रिक सहित, जहां पर ट्रिक की आवश्यकता है वहां पर ट्रिक लगाई गई है। बाकी व्याख्यात्मक रूप से हमने लगभग 20 वीडियो में हमने पढ़ा है और उपसर्ग के भी हमने कुछ वीडियो के माध्यम से उपसर्ग का भी हमने अध्ययन कर लिया है, वो आप जाके यहाँ से सर्च कर सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम समास का जो टॉपिक है पीछे पढ़ाई तो गया लेकिन यहाँ पर हम एक विस्तृत रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से हम समास को पढ़ने वाले हैं। आज या 2-3 दिनों में समास की क्लास है वो रेगुलर रहने वाली है। उसके बाद में हमें जैसे ही अगला जो हम प्रकरण शुरू करेंगे, हो सकता है हम प्रत्यय शुरू करें, हो सकता है हम अधिकारी शब्द शुरू करें। तो सबसे पहले हम बात करें समास की तो चार संरचना के अपने शब्द संरचना की दृष्टि से जो आपके शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं जिनसे नए नए शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब देखिए हिंदी व्याकरण में समास की आवश्यकता क्यों पड़ी उसकी बात मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए जब समास का निर्माण हो रहा था उससे पहले जो शब्द है उनको ऐसे बोला जा रहा था, कहीं ना कहीं हमें लगता है जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, एक वाक्यांश लिख रहा हूँ, बेल से चलने वाली गाड़ी। मैं एक शब्दांश लिख रहा हूँ कि बेल से चलने वाली गाड़ी आ रही है। इस प्रकार का एक वाक्य बोला जाए कि बेल से चलने वाली गाड़ी आ रही है।
देखिए हिंदी व्याकरण में समास का महत्व क्या है, उस महत्व को आप इसी वाक्य से समझ जाओगे और उसके बाद की आपकी जो डाउट है वो क्लियर होने वाले। कि बैल से चलने वाली गाड़ी आ रही है, आपने क्या बोला, बैल से चलने वाली गाड़ी आ रही है। उसके स्थान पर मैं इतने सारे शब्दों को एक ही शब्द में समाहित करके ऐसे लिख दूं कि बैलगाड़ी आ रही है। अर्थात ये हमारा जो वाक्य था या जो ये जो शब्दों का एक समूह था, उस शब्दों को हमने एक शब्द में क्या कर दिया, बांध दिया। अर्थात क्या हुआ कि हमारे सामने जो विस्तृत शब्दावली थे, उस शब्दावली को हमने छोटा रूप करके एक शब्द का रूप कर दिया, उनको संक्षिप्त कर दिया, उनका पास पास बिठा दिया। उन्हें हमने क्या कहा, समास कहा। कि हिंदी व्याकरण में जो हम एक वाक्यांश का प्रयोग कर रहे थे, उसी वाक्यांश को हमने एक शब्द में प्रयोहित कर दिया, उसे हमने क्या कहा, समास कहा। तो आवश्यकता आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे शब्दों को एक छोटा रूप करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो बहुत सारे शब्द हैं उनको हम एक छोटे रूप में क्या करें, ग्रहण कर ले, और हम बहुत सारे शब्द है उनको ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। जैसे रेलगाड़ी है, रेल पर चलने वाली गाड़ी। दही बड़ा है, जैसे हम कहते हैं कि दही में डूबा हुआ बड़ा लाओ जी, ऐसे कहने के बजाय अब हम ये कह रहे हैं कि दही बड़ा लाओ जी, यानी जो दही में डूबा हुआ बड़ा है उसका अर्थ और दही बड़ा का अर्थ एक ही है। अर्थात बड़े रूप को छोटा रूप करना समास कहलाता है। देखिए आपके समझ में आ गया होगा बात। हम शब्द से शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहले हम इस शब्द की बात करें। आपके सामने जो शब्द लिखा है समास, ये कैसे बना। आपके सामने है शब्द समास, जिसको हमने दो शब्दांशों में डिवाइड कर दिया। एक तो है सम, दूसरा है आस। दोनों ही शब्दांश है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाहे सम की बात करूं मैं, चाहे आस की बात करूं, दोनों ही क्या है, एक शब्दांश है। दोनों शब्दांश जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हमने कहा जो पूर्व में जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है, और जो अंत में जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। यानी समास में सम उपसर्ग जुड़ा है और आस क्या जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है। अब देखिए सम का तात्पर्य यहाँ पर क्या है। सम का हम बहुत सारे शब्द ले सकते हैं, समान ले सकते हैं, निकट ले सकते हैं, और इसका अर्थ ले सकते हैं पास। सम का अर्थ हम यहाँ पर ये लेंगे, जब आप उपसर्ग पढ़ते हो तो जब ये उपसर्ग अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो ये अपना रूप परिवर्तन करते रहते हैं, अर्थात अलग अलग अर्थ ग्रहण करते जाते हैं जिन शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं। तो यहाँ पर इनका अर्थ समान, निकट या पास। और आस का अर्थ क्या होता है, बैठना, या फिर हम दूसरे अर्थ में इसको लें तो बिठाना। आज से आसन शब्द बनता है, आपको पता है, ठीक है। आसन का मतलब जो बैठने का जो एक स्थान होता है, जो आसन जिसे हम कहते हैं। अब आस का अर्थ क्या होता है, बिठाना या फिर बैठना। दो शब्द हमने लिए। अब दोनों से इन दोनों को मिलाकर हमने शब्द कौन सा बनाया, समास। इसी प्रकार हम इन दोनों को शब्द मिलाकर लिख सकते होंगे कि पास पास बिठाना या पास पास बैठना। पास पास बैठना। अब क्या पास पास बैठना, क्या पास पास बैठना, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ पर जो सम और आस, इसका जो समास बनता है और जिसका अर्थ क्या हुआ, पास पास बैठना। अर्थात हम शाब्दिक अर्थ की बात मैं यहाँ पर करूं, जो समास का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ पहला तो वही ले लेते हैं हम, पास पास बैठना या पास पास बिठाना। पास पास बिठाना। दूसरा हम इसका शाब्दिक अर्थ क्या लेते हैं, संक्षिप्तीकरण। तीसरा हम इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या लेते हैं, संक्षेप करना। नेक्स्ट इसका अर्थ क्या लेते हैं हम, छोटा रूप। इस प्रकार से हम विभिन्न शब्दों से समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो ग्रहण करते हैं। जब हमने ये कहा था बैल से चलने वाली गाड़ी आ रही है, और उस बैल से चलने वाली गाड़ी को हमने छोटा रूप किया, बैलगाड़ी, छोटा रूप कर लिया।
या बैल और गाड़ी को हमने पास पास बिठाया। संक्षिप्तीकरण का मतलब ये होता है जो विश्लेषित चीज है उसको हमें क्या करना, संक्षेप करना, छोटा करना। अर्थात संक्षिप्तीकरण और संक्षेप करना एक ही बात है। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है उसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि आपकी जो 2015 में महिला सुपरवाइजर की जो परीक्षा हुई थी, महिला सुपरवाइजर की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में संक्षिप्तीकरण शाब्दिक अर्थ पूछा था कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो सीधा सीधा ये पूछा जाता है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास पास बिठाना, छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना, आदि आदि जो इसके है वो शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब कैसे पास पास बिठाते हैं, किन किन को पास बिठाते हैं, यहाँ तक की बात आपको भी क्लियर करनी है। अब तक हमने ये पढ़ा है समास है वो आपका दो शब्दों की बजाय हम दो शब्दांशों से मिलकर बनाए, क्योंकि दोनों ही शब्दांश है, सम उपसर्ग है, आस आपका प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है समान, इसका अर्थ होता है निकट या पास, और आस का मतलब बैठना या बिठाना, अर्थात पास पास बिठाना। शाब्दिक अर्थ दोबारा लेंगे तो पास पास बिठाना, संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना, छोटा रूप, आदि आदि इसके शाब्दिक अर्थ होते हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर मैं इन्हीं शाब्दिक अर्थ की विस्तृत चर्चा करते हुए फिर मैं परिभाषा तक जाऊंगा, यानी हमें एक उदाहरण के माध्यम से परिभाषा को ग्रहण करना है। यहाँ पर रटने वाली कोई भी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा कि किस प्रकार से परिभाषा का हम निर्माण करते हैं, वो देखिए आप। अब यहाँ पर बात करते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है, जो समास होगा वो दो तरीके से चलेगा। एक तो पूर्व पद अर्थात प्रथम पद, और दूसरा क्या होता है, द्वितीय पद होता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, द्वितीय पद या द्वितीय पद को हम क्या कह सकते हैं, उत्तर पद। ठीक है, दोनों का मतलब दूसरा पद या उत्तर पद, पूर्व पद या प्रथम पद, दोनों एक ही बात है। इन दोनों को याद रखना है, समास के लिए हमें ये चीजें आनी जरूरी है। तो इन चीजों के साथ साथ हम देखिए, अब एक उदाहरण को मैं लेता हूं और उसी उदाहरण से मैं लगभग हर कक्षा में शुरुआत करता हूं, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपके सामने है एक उदाहरण, क्योंकि एलडीसी में सीधा सीधा यही पूछा गया था। आपके सामने है विद्या के लिए आल्य, इतना बड़ा वाक्य है, एक वाक्यांश है। ठीक है, उस वाक्यांश को हमने क्या करना है, हमें इसको एक ही शब्द में बोलना पड़े ऐसा हमें हल करना है। मैंने ये कहा था जब इसका शाब्दिक अर्थ हम पढ़ रहे थे, तो हम ये पढ़ रहे थे छोटा रूप करना, आपको संक्षेप करना है, पास पास बिठाना है। तो आप पास पास किसको बिठाते हो उसकी भी चर्चा करें। पास पास हमें किसको बिठाना है, इन दोनों को पास बिठाना है, यानी प्रथम पद को और जो द्वितीय पद है या फिर आपका जो उत्तर पद है उसको पास पास बिठाना है। कैसे बिठाना है, जो आपके सामने एक वाक्यांश दिया है, उस वाक्यांश में क्या क्या चीजें आएगी, उस वाक्यांश के बीच में आपको चीज मिलेगी, या तो आपको क्या मिल जाएगी, विभक्ति मिलेगी। ठीक है, ये आपके सामने के लिए विभक्ति है, संप्रदान कारक की विभक्ति है, उसकी बात करूंगा। या विभक्तियों को हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। सब चीजों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, इन्हीं कारक चिन्हों को परसर्ग कह सकते हैं। जो हिंदी के विद्वान हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक की विभक्तियों को परसर्ग का, साहित्य वाले स्टूडेंट भी ध्यान दे लेंगे इस बात का। और उसके बाद में हम क्या चीज याद रखेंगे, यहाँ पर अवयव भी आ सकता है, क्योंकि कारक की विभक्ति या कारक चिन्ह है या परसर्ग है, वो तो आपका जो तत्पुरुष है उसमें आएगा। बाकी जो बच गए उसमें अवयव आ जाएगा, बाकी जो बच गए उसमें संयोजक शब्द आ जाएंगे और कुछ आपके योजक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने इधर जो बीच में आएगा, या आपके सामने कारक की विभक्ति आ जाएगी, या फिर आपका कारक चिन्ह, परसर्ग, अवयव, संयोजक शब्द आदि जो शब्द आएंगे, उन शब्दों का आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, अर्थात उनका आपको क्या कर देना है, लोप। लोप का तात्पर्य क्या होता है, गायब, अर्थात उनको गायब करते हुए पूर्व पद और उत्तर पद यानी प्रथम पद और द्वितीय पद को जोड़ना है। आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है, एक विद्या, हमने के लिए को तो हटा दिया,
आपके सामने जो शब्द दिखाई दे रहा है, एक तो आपके सामने दिखाई दे रहा है आपका विद्या, दूसरा शब्द आपका क्या दिखाई दे रहा है, आल्य। समझ में आगे। इस पद को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और इस पद को हम क्या कह देंगे, द्वितीय या फिर उत्तर पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। हमने शाब्दिक अर्थ में यही जाना था, शाब्दिक अर्थ में हमने ये जाना था कि पास बिठाना है, आरोप करना है, या फिर उसका संक्षिप्तीकरण करना है, या उसका संक्षेप करना है, या उसका संक्षेप करना है। जो विश्लेषित चीज है उसको संश्लेषित करना होता है इसका मतलब। अब मैंने ये कहा छोटा रूप, यानी इतने बड़ी चीज को छोटा रूप करने के लिए मैंने क्या कहा था, पूर्व पद और द्वितीय पद को आपको क्या करना है, पास बिठाना है। ये राज्य पूर्व पद, ये राज्य आपका प्रथम पद। अब इन दोनों को पास बिठाते हैं और आपके सामने जो शब्द आता है विद्यालय, और ये इस प्रकार से यह जो शब्द बन गया आपका नया विद्यालय शब्द बन जाता है। और इस तरीके से ये आपका क्या हो जाता है, इसको हम कह देंगे समस्त पद। ठीक है, उसकी भी बात हम करेंगे। अब देखिए, अब इसी उदाहरण से मैं आपके जो परिभाषा है वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। इसी शब्द से हम मैं क्या करता हूं, परिभाषा तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इसी उदाहरण से जो परिभाषा अभी पढ़ने वाले हो, उसका जो डाउट है आपके मन में, जो भ्रम है, वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब परिभाषा हमने क्या किया, देखिए कि दो या दो से अधिक शब्द थे आपके सामने, दो शब्द है या दो से अधिक है, उन शब्दों में से हमने विभक्ति, कारक चिन्ह, परसर्ग, अव्यय, संयोजक और योजक का हमने क्या किया, लोप और गायब करके हमने पूर्व पद और द्वितीय पद को मिलाकर एक नया शब्द बनाया, जिसे हमने क्या कहा, समस्त पद कहा या समास कहा। यही हमारी परिभाषा है। दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझना, क्या था कि दो, एक, दो, तीन, तीन आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, जिसका तात्पर्य क्या हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों। अब उसी उदाहरण को हम मद्देनजर रखते हुए समास की परिभाषा तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पर मैं समास की परिभाषा लिख रहा हूँ, आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको उस उदाहरण से बिल्कुल मैच होती हुई हम आगमन विधि का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण है वो आगमन और निगमन विधि दोनों का प्रयोग हम करते हैं। पहले जब उदाहरण को समझाकर जब कोई नियम बनाया जाता है तो वो आगमन विधि है, और पहले नियम बताकर फिर उदाहरण बताया जाता है, वो क्या है, आपकी निगमन विधि है। मैंने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के बीच की विभक्ति, कारक चिन्ह, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, परसर्ग, जिसकी बात मैं बता चुका हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसके बाद में हम क्या कहेंगे, संयोजक शब्द। उसके बाद में हमने क्या कहा, योजक शब्द। और उसके बाद में हम क्या कहते हैं, अवयव। ठीक है, आदि, यानी दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के बीच की विभक्ति या कारक चिन्ह या परसर्ग या संयोजक या योजक या अवयव आदि शब्दों का लोप, और लोप को हम क्या कहते हैं, गायब कर, शब्दों का लोप कर पूर्व पद व द्वितीय पद को मिलाने से जो नया शब्द बनता है, उसे समस्त पद कहते हैं। उसी समस्त पद को हम समास कहेंगे, और उसी समस्त पद को हम क्या कहेंगे, सामासिक पद कहते हैं। तो उसी उदाहरण को हमने मद्देनजर रखते हुए ये जो परिभाषा बनाई कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति, परसर्ग, कारक चिन्ह,
संयोजक, योजक और अवयव आदि शब्दों का लोप करके पहले पद और द्वितीय पद को जब हम मिलाते हैं तो एक नया शब्द बनता है, और नया शब्द बनता है तो उसे समास या सामासिक पद या समस्त पद के नाम से हम जानते हैं। ये है हमारी परिभाषा, याद हो गई होगी आपके, मैं आशा करता हूँ। देखिए, परिभाषा के बाद में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। कुछ शब्दावलियां होती है जो परीक्षा में पूछी जाती है। पहली शब्दावली की बात करूं तो आपके सामने ही है समस्त पद। पहली शब्दावली समस्त पद या समास या सामासिक पद, तीनों एक ही नाम है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किसे सामासिक पद कहते हैं, किसे समास कहते हैं, किसे समस्त पद कहते हैं। दूसरी जो शब्दावली है वो आपकी क्या है, सामासिक विग्रह है। इन सब को हम एक उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरी शब्दावली जिसे हम कहते हैं सामासिक प्रक्रिया, और ये जो सामासिक प्रक्रिया है वो एक परीक्षा में पूछा गया था। ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सामासिक प्रक्रिया कहलाता है। उसकी चर्चा मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूँ। परिभाषा के बाद ये तीन शब्दावलियां आपको याद रखनी है। किसे हम समस्त पद कहते हैं, समास सामासिक पद कहते हैं, किसे हम सामासिक विग्रह कहते हैं, किसे हम सामासिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एक उदाहरण से हम इन तीनों शब्दावलियों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम जो उनके प्रकारों के नाम लिखते हुए हम आज की चर्चा को समापन की ओर हम ले जाने वाले हैं। मैं एक आपके सामने उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे बैल से चलने वाली गाड़ी। इसी उदाहरण से हमारी चर्चा को हमने शुरुआत करी थी, बैल से चलने वाली गाड़ी। ये जो एक वाक्यांश आपको दिखाई दे रहा है, दो तीन शब्दों का योग आपको दिखाई दे रहा है, दो या दो से अधिक शब्द या जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से सबको अलग अलग कर लेते हैं। ये चीज तो मैंने आपको पहले बताई दी कि किसे क्या कहा जाता है। यह जो पूरा है वो हम विभक्ति सहित हम लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पूर्व पद। इसे हम क्या कह देंगे, उत्तर पद, या हम इसे कह देंगे द्वितीय पद। और इसे हम क्या कह देंगे, ये तो या तो कारक की विभक्ति है, या फिर ये परसर्ग है, या फिर ये अवयव है, ठीक है, या फिर ये संयोजक है, या फिर ये क्या है, योजक है। यानी आदि शब्दों में से ये कुछ न कुछ है आपके सामने। इन्हें हम क्या करते हैं, उनको हम लोप करते हैं या उनको हम गायब करते हैं। उन्हें हम क्या करते हैं, या तो हम इनका लोप करते हैं या फिर उनका गायब करते हैं। हमारे सामने जो तीन शब्दावलियां थी, उन तीन शब्दावलियों की समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोसेस हम कर चुके हैं। ठीक है, हमने यही कहा था कि आपके सामने जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, उन उत्तर पद और पूर्व पद को जब हम मिलाएंगे तो आपके सामने जो एक शब्द है वो आएगा। और वो शब्द कौन सा आएगा, देखिए, इसको और इसको मिलाया, इसका तो हमने लोप कर दिया, गायब कर दिया। इसके सामने आपके सामने क्या आया, एक शब्द आया जिसे हमने कहा बैलगाड़ी। ठीक है, आ गया समझ में कि हमने प्रोसेस किया, एक परिभाषा पढ़ी कि बैल से चलने वाली गाड़ी, इसको हमने गायब किया, पहले और दूसरे पद को मिलाया, नया शब्द आया। और ये जो आपकी पहली शब्दावली है वो है, इसे हम या तो कहेंगे समस्त पद, या हम इसे क्या कह देंगे, समास कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कह देंगे, सामासिक। तीनों ही नाम उसी एक ही शब्द के हैं। समस्त पद हो जाएगा, आपका समास हो जाएगा, और आपका सामासिक पद हो जाएगा। यानी ये पहली शब्दावली है। पहली शब्दावली आपकी क्लियर हो गई कि दो शब्दों को हम जब मिलाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से जो नया शब्द आता है उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरी शब्दावली आपके सामने होती है कि जो सामासिक विग्रह है वो क्या होता है। तो नाम लिख रहा हूं मैं इधर सामासिक विग्रह, क्योंकि इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सामासिक विग्रह कहते हैं। कैसे कहते हैं सामासिक विग्रह, जो आपका समस्त पद है या आपका जो समास है, उनके बीच में जब हम वापस उन कारक की विभक्तियों को, योजक को, संयोजक को वापस लेकर आते हैं और एक पूरे पंक्ति या वाक्यांश बनाते हैं, तो वो जो शब्द है वो क्या कहलाता है आपका, वो शब्द आपका कहलाता है सामासिक विग्रह। यानी ये पूरी लाइन आपकी क्या कहलाती है,
सामासिक विग्रह कहलाती है। ठीक है, दो शब्दावलियां क्लियर होने के बाद में मैंने आपको ये कहा था कि एक शब्दावली और होती है जो क्या कहलाती है, आपकी सामासिक विग्रह कहलाती है। ठीक है, ये जो पूरा हमने प्रोसेस किया कि जो पूर्व पद है, द्वितीय पद है, बीच वाली पंक्ति हमने हटाई, नया शब्द बनाया, ये जो पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सामासिक प्रक्रिया। यानी ये जो पूरा प्रोसेस हमने काम में लिया, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सामासिक प्रक्रिया कहेंगे। यानी यहाँ तक का ये जो पूरा मामला है वो क्या कहलाया, हमारा सामासिक प्रक्रिया कहलाया। ठीक है, यहाँ तक का यानी तीन जो शब्दावलियां थी वो इस एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से आपकी क्लियर होती है कि ये पूरी लाइन आपकी सामासिक विग्रह कहलाती है। ये जो शब्द आपका समस्त पद समास सामासिक पद कहलाता है और ये पूरा प्रोसेस सामासिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं मैं, तो हम समास के प्रकारों की चर्चा हम करने वाले हैं कि समास के जो प्रकार होते हैं वो किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके हम आज नाम लिखने की कोशिश करने वाले हैं। उसके बाद में पूरी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हेडिंग में यहाँ पर डाल रहा हूं समास के प्रकार। समास के प्रकार किस किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, समास के प्रकार है उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो तरीका हम काम में ले रहे हैं वो पहला तरीका कौन सा है, पहला तरीका है हमारा पद प्रधान और अप्रधान के आधार पर, पद प्रधान और अप्रधान के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। पद प्रधानता की दृष्टि से, पद अप्रधानता की दृष्टि से समास के चार भेद होते हैं। कौन कौन से चार भेद हैं उनकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो पहले प्रकार की बात यहाँ पर मैं करूं तो जो पहला प्रकार आपका होता है वो क्या होता है, अविभाव। ठीक है, ठीक, अविभाव समास है उसका कौन सा पद प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है और जो उत्तर पद होता है वो अप्रधान होता है। उत्तर पद होता है वो क्या होता है, आपका अप्रधान होता है। यानी दोनों ही बातों को आपको समझना है। बाई चांस आपका जो परीक्षा में पेपर बनाने वाला है उसकी जो थ्योरी है वो ऐसे काम कर सकती है कि कौन से समास का उत्तर पद अप्रधान होता है, कौन से का पूर्व पद अप्रधान होता है। तो जो अविभाव समास है उसका पूर्व पद प्रधान होता है और उसका उत्तर पद अप्रधान होता है। दूसरे प्रकार की अगर बात मैं यहाँ पर करूं तो आपका जो दूसरा प्रकार होता है उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी इसका जो उत्तर पद है वो तो प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर जब पद प्रधान होगा तो उसका जो पूर्व पद है वो क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। पूर्व पद क्या हो जाएगा, इसका अप्रधान हो जाएगा। यानी अब जब तीसरे समास की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जो तीसरा समास होता है उसका नाम होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास यानी द्वंद्व, नाम से आप समझ सकते हैं द्वंद्व है यानी, ठीक है, ना तो पहला प्रधान है ना दूसरा प्रधान है, अर्थात दोनों ही पद प्रधान है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं पूर्व पद व उत्तर पद प्रधान। तो इसका कोई भी पद है वो प्रधान तो अप्रधान नहीं होता। तो पूर्व पद और उत्तर पद जब प्रधान है इसके, तो कोई भी इसका जो पद है वो अप्रधान नहीं होता। द्वंद्व समास का ये भी आपसे पूछ ले कि किस समास का जो पद है वो अप्रधान नहीं होता, तो द्वंद्व समास है उसका कोई भी पद अप्रधान नहीं होता है। अब देखिए चौथा प्रकार है वो आपका है बहुब्रीहि समास। चौथा प्रकार है आपका बहुब्रीहि समास। उसका न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद, अर्थात दोनों ही पद प्रधान हो और अन्य पद प्रधान हो। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई, अन्य पद प्रधान है। ठीक है, अन्य पद प्रधान है, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पूर्व पद और आपका जो उत्तर पद है वो क्या होगा, अप्रधान होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास के किस पद जो समास है उसके दोनों पद प्रधान होते हैं, वो कौन सा समास आपका, द्वंद्व समास। किस समास के दोनों पद अप्रधान नहीं होते, तो ये वाला समास। किस समास का पूर्व पद अप्रधान होता है, तत्पुरुष समास। किस पद का
जो पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है आपका अविभाव समास। इस तरीके से आपके पद प्रधानता और अप्रधानता की दृष्टि से समास के 4 भेद। अब आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि जो 2 प्रकार और है वो कहाँ चले गए, तो उनको भी मैं बता देता हूं कहाँ चले गए। जब पद प्रधानता की बात आए तो आपका जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद होते हैं, द्विगु समास, क्योंकि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है, और आपका कर्मधारय समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। ये दोनों ही भेद हैं वो आपके तत्पुरुष समास के माने जाते हैं समानाधिकरण के आधार पर। जब हम कुल भेद पढ़ेंगे तो समानाधिकरण और वैधिकरण के आधार पर भी हम समास के भेद पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा पद प्रधान और अप्रधानता की दृष्टि से समास के भेद। हम अगले सेशन में कुल भेदों को पढ़ते हुए अविभाव समास के बारे में जानेंगे। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके बताओगे। आपके लिए क्लास सार्थक साबित होगी। मुझे पता है यहाँ तक से भी एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। अगर आपके 15-20 मिनट के वीडियो से अगर आपके 1 या 2 प्रश्न हल होते हैं तो आपके लिए रामबाण हो सकता है। उसी प्रकार से अगले पूरे में विस्तृत तरीके से समास को पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा आपने समास नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इस YouTube चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब हमारी जो वैश्विक महामारी है, जो कोरोना है, कोविड-19 है, उसके खिलाफ आप लड़